अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बिल का आइकन दबाए ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड कर लूँ एक नए टॉपिक के साथ तो आपको सबसे पहले जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को पेश किया था और इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह जो है एक एटम का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इसने जब एक्सपेरिमेंट किया इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पेश किया, लेकिन इसमें कुछ बातें फिर आ गई जिसको वो एक्सप्लेन ना कर सका। तो इन चंद बातों की वजह से इसका जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो गया। अब इसको इंप्रूव किया किसने, एक अलग डेनिश साइंटिस्ट ने जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड था, जिसका नाम क्या था, नील बोहर था। तो नील बोहर ने क्या किया, जो रदरफोर्ड के डिफिक्ट्स थे उसको एक्सप्लेन किए। मतलब जो चीजें वो एक्सप्लेन ना कर सका अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसको एक्सप्लेन किया किसने, एक और साइंटिस्ट ने जिसको हम कहते हैं नील बोहर। तो नील बोहर एक डेनिश साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो मॉडल एटम लिया था, मतलब जिसको एक्सप्लेन किया था, तो वो लिया था कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम पे एक्सपेरिमेंट करके उसने एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। अब वहां पे हमने कुछ बातें की थी कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो किस बेस पे था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूट्रल बॉडी पे एप्लीकेबल होता है लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह मैक्सवेल थ्योरी कहती है कि एक बॉडी जो एनर्जी जो मूवमेंट करती है उसको एनर्जी दरकार है कि जब तक वो मूवमेंट करेगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे जो अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खत्म करेगा और वो न्यूक्लियस में आगे गिरेगा और एटम तबाह हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। अब इस चीज को जो है किसने एक्सप्लेन किया, नील बोहर ने एक्सप्लेन किया कि एक एटम जो है इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा आया वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को जो है वो इमिट करेगा या जो है वो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो इस चीज को जो है उसने क्या किया, उसको एक्सप्लेन कर लिया। अब रदरफोर्ड ने ये कंसेप्ट जो है वो नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे होंगे। इसने जस्ट ये कहा कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे। लेकिन जब नील बोहर आया तो नील बोहर ने सबसे पहले जो पॉइंट उठाया तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स रास्ते पे घूमेंगे और इस फिक्स रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल कहेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसी तरह ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो इसने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहां पे घूमेंगे, ये इसी तरह इस शेल्स में घूमेंगे। अब शेल्स में जब ये घूमेंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल में घूमेगा, चाहे वो शेल फर्स्ट हो तो इसकी एक एनर्जी होगी और वो हमेशा फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे इलेक्ट्रॉन एक राउंड लगाए या 1000 राउंड लगाए, लेकिन अगर वो फर्स्ट शेल में मौजूद है तो इसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है और वो इस सेकंड शेल में घूमेगा तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो भी फिक्स रहेगी। मतलब वो एक चक्कर लगाए या 1000 चक्कर लगाए या 100 चक्कर लगाए, उसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना तो वो ज्यादा होगी ना एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये बात किसने कही, ये बात नील बोहर ने कही अपने एटॉमिक थ्योरी में। दूसरी बात जो इसने कही वो ये था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेल में घूमेगा तो इसकी तो फिक्स एनर्जी होगी। अब आया ये फर्स्ट शेल और सेकंड शेल जो है इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी
मतलब कांस्टेंट होगी, सेम होगी या सेम नहीं होगी। तो इसने कहा कि जितना एक इलेक्ट्रॉन यानी शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जितना ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं कि ये फर्स्ट शेल है, तो हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियस के करीब है। जब न्यूक्लियस के करीब है तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी। फिर जब सेकंड शेल की तरफ आते हैं तो सेकंड शेल की एनर्जी फर्स्ट से क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और फिर अगर थर्ड शेल की तरफ हम आते हैं तो फिर हम कहेंगे कि थर्ड शेल की जो एनर्जी होगी वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्या होगी, वो हाई होगी। इसने ये बात कही कि energy of the electron present in the shell is directly proportional to the distance of the shell from the nucleus। कि जितना शेल न्यूक्लियस के करीब आएगा उतनी एनर्जी कम होगी, और जितना एक शेल न्यूक्लियस से दूर होगा इतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो ये बात इसने कही। नंबर 3 बात जो इसने कही वो ये था कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल में घूमेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है और वो इसमें रिवॉल्व करता है, इस तरह रिवॉल्व करता है या जो है इस साइड पे रिवॉल्व करता है। अब जिस साइड पे भी वो रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करेगा और ना एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, अब जब ये सपोज मैं कहता हूं कि इसको एनर्जी मिल जाए बाहर से इन द फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज, अब सब इसको हाई वोल्टेज अप्लाई कर ले या जो है इसको हम क्या कर ले इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर ले, तो इसमें कोलिजन पैदा होगी मॉलिक्यूल के दरमियान, और वो मॉलिक्यूल कोलिजन एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इस चीज में, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और यहां से ये एनर्जी को गेन करेगा। तो फिर मैं कहूंगा कि ये लो एनर्जी ऑर्बिट से जंप मारेगा उस एनर्जी ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। और अगर इसको उसके मुताबिक यानी उस शेल के मुताबिक एनर्जी ना मिली तो फिर वो एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी को वो रेडिएट करेगा, बस अपने ही शेल में मौजूद रहेगा। ठीक है, मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी सपोज में कहता हूं 2 वोल्ट है या जो है सपोज एनर्जी में कहता हूं, और इसकी एनर्जी क्या है 5 है। तो इस 2 और 5 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 3 का आता है, 3 वोल्ट या 3 किलो जूल, सॉरी। तो 3 किलो जूल ये क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। अगर ये एनर्जी 3 के बजाय 2 किलो जूल हो तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मारेगा, यहां पे नहीं ना, बल्कि क्या होगा, ये अपने ही शेल में घूमेगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई कि नहीं? मतलब ये कि हर एक शेल की अपनी एनर्जी है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन उस शेल के मुताबिक एनर्जी को कंप्लीट करता है तो फिर वो जंप मारेगा। अगर कंप्लीट नहीं आता, मतलब उसकी एनर्जी उस शेल से क्या है, कम है, तो फिर ये जंप नहीं मारेगा। और फिर क्या कहा कि जब एनर्जी ये गेन कर ले तो ये क्या करेगा, ये लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट को जंप मारेगा। और मैंने आपको कहा कि ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज भी मिल सकती है उसको, और हाई हीट भी उसको मिल सकती है। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई को जाता है और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में ये एनर्जी को दोबारा रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, मतलब वो लाइट की शक्ल में जो है एनर्जी को रिलीज करेगा। जिस तरह हम कहते हैं बम फटता है तो आपको कलर नजर आते हैं। अब ये कलर आपको कहां से नजर आते हैं, उसमें एनर्जी मौजूद होती है, ब्लास्ट होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन जो है वो आपको आसमान में नजर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी डिफरेंस जो है, मतलब एनर्जी इसने गेन की, हाई को चला गया, अब हाई से वापस क्या आएगा, लो की तरफ आएगा। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है उसको हम मालूम करेंगे किस चीज से, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 से, जिसमें हम कहते हैं कि E2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी है जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और E1 जो है वो क्या है, वो लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी है। और उन दोनों को फिर हम कहते हैं कि इसको फाइंड किया था किसने,
मैक्स प्लांक ने इसने एनर्जी को मालूम किया था कि किस तरह जो है लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिसमें हम एच कहते हैं कि ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और ये जो न्यू है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह नील बोहर ने एक और बात भी की कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्पेसिफिक शील्ड में घूमेगा, तो कभी भी जब ये लो से हाई को जब मारेगा या हाई से लो को जब मारेगा, तो ये कभी भी इस तरह नहीं आएगा कि हम कहें कि ये जब जंप मारेगा या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये यहां पे आएगा ना, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक पाथ होगा जिसको हम एनर्जी ऑर्बिटल के क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे मौजूद होगा या यहाँ पे मौजूद होगा, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो है वो न्यूक्लियस से होगा, कभी भी दो शेल के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और लास्ट बात जो इसने कही नील बोहर ने वो ये थी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, किस चीज का, एटम का। अब पार्टिकल है तो इसका मास भी होगा, और जब ये मूवमेंट करेगा तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, और जब ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे करेगा तो यहां पे हम कहेंगे कि इसका रेडियस भी होगा। इसी तरह यहां पे इसका अपना रेडियस होगा और यहां पे इसका अपना रेडियस होगा। अब जब मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। और अगर ये सर्कुलर मोशन मोमेंटम करता है, मतलब सर्कुलर में मोशन करता है ये बॉडी, तो इस मोमेंटम को फिर हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किस चीज का, NH डिवाइड बाय 2 पाई। अब यहां पे जो n की वैल्यू है वो हम कहते हैं इंटीजर, मतलब n हमारे पास क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब ये कि n हमारे पास शो करेगा किस चीज को, नंबर ऑफ शेल को। तो इसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी, जिसने वो बातें की थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन ना कर सका था। मतलब इसके जो डिफेक्ट्स थे उस डिफेक्ट्स को इसने क्या किया था, कम किया था, या इसमें इंप्रूवमेंट लेके आया था। और ये क्या है, इसका पूरा जो एटॉमिक थ्योरी है वो है। और साथ साथ इसने क्या कहा, इसने कहा कि इन शेल्स को हम अल्फाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट को हम K से डिनोट करते हैं, सेकंड को हम L से डिनोट करते हैं, थर्ड को हम N से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास फोर्थ शेल है तो इसको हम डिनोट करेंगे किस चीज से, N से। और इसी तरह इसके लिए हम नंबर भी देते हैं N। तो n हमारे पास ये वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, इसी तरह यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो 4 है। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज आ जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया टोटल नील बोहर एटॉमिक थ्योरी, जिसको डिटेल में एक्सप्लेन किया।